हाँ भाई, अभी तक आप लोग इमरजेंसी प्रोविजन में पढ़ चुके थे कि इमरजेंसी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। हम पढ़ रहे थे नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी किन किन कंडीशन में लगती है, प्रेसिडेंट उसको कब लगाता है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन की किस तरीके से वो लागू रहती है, पार्लियामेंट का कब अप्रूवल चाहिए होता है, कितनी मेजोरिटी से चाहिए होता है, ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे आगे इमरजेंसी प्रोविजन में रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब इमरजेंसी को कब वापस लिया जाता है, यानी इमरजेंसी को कब खत्म किया जाता है या किस तरीके से खत्म किया जाता है। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन का मतलब समझते हो, घोषणा, उद्घोषणा, यानी जब इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो जो इमरजेंसी की घोषणा है उसको कब वापस लिया जाएगा, रिवोक कब किया जाएगा, वापस कब लिया जाएगा। प्रेसिडेंट कभी भी ले सकता है, और उसको वापस प्रेसिडेंट केवल वर्बली ओरली बोलेगा कि वो इमरजेंसी जो है उसको वापस लेता है, और उसके कह देने भर से, उसकी घोषणा के साथ ही इमरजेंसी जो है वो वापस हो जाएगी। इमरजेंसी को वापस लेने के लिए या खत्म करने के लिए किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब हम इमरजेंसी को लगाते हैं, इमरजेंसी की घोषणा करते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था लास्ट क्या कहते हैं अपने उसमें क्लास में, जब हम इमरजेंसी लगाते हैं तो इमरजेंसी लगाने के 30 दिन के अंदर उसका जो प्रपोजल है वो हमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास कराना होता है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। किसके साथ? स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से वो प्रपोजल पास होना जरूरी है 30 दिन के अंदर, इमरजेंसी की घोषणा होने के 30 दिन के अंदर। अगर इमरजेंसी की घोषणा के 30 दिन के अंदर वो प्रपोजल पास नहीं हुआ तो इमरजेंसी 30 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। क्लियर है? और पास हो जाता है तो 6 महीने तक के लिए इमरजेंसी लग जाएगी। फिर 6 महीने बाद इसी सेम प्रोसेस के द्वारा अप्रूव करा लिया जाता है तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। इस तरीके से उसे कितने भी इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? वापस लेना देख रहे थे, तो वापस प्रेसिडेंट इमरजेंसी को किसी भी टाइम ले सकता है और उसके लिए किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन इमरजेंसी कब वापस ली जाएगी? अगर लोकसभा कोई प्रपोजल पास कर दे और उस प्रपोजल में ये बात कहे कि इस इमरजेंसी को अब आगे ना बढ़ाया जाए। ठीक है ना, इमरजेंसी को आगे बढ़ाने को ना लेकर, मतलब इमरजेंसी ना आगे ना बढ़ाई जाए, इमरजेंसी को आगे ना बढ़ाने को लेकर अगर कोई प्रपोजल लोकसभा पास कर देती है सिंपल मेजोरिटी के साथ भी, तो अभी प्रेसिडेंट को इमरजेंसी वापस लेनी पड़ेगी। क्लियर है? लगा? इमरजेंसी मस्ट बी रिवोक। इमरजेंसी वापस ली जाएगी हर हालत में। कब? अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे सिंपल मेजोरिटी के साथ, जिसमें वो क्या बात कहे कि डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन, यानी कि जो इमरजेंसी चल रही है उसकी कंटिन्यूटी को, उसकी कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव कर दे कि इसको अब आगे ना बढ़ाया जाए। ऐसा कोई रेजोल्यूशन अगर लोकसभा सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर देती है तो अभी इमरजेंसी क्या है, रिवोक कर ली जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा उसे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा ये कि प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नमेंट के कहने पर वापस ले सकता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है हटाने के लिए। क्लियर है? यहाँ तो ये है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं हटा रहा है लेकिन अगर लोकसभा ने पास कर दिया प्रपोजल तो प्रेसिडेंट को वापस करनी पड़ेगी। क्लियर? इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या कंडीशन। हाँ भाई, अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, वन बाय वन सबको समझेंगे। सबसे पहले, सेंटर बिकम्स एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पर कोई भी डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है ना, कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन यानी कोई भी कार्य करने का आदेश, ऑर्डर पास कर सकती है कि पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट इस काम को करे अपने यहाँ। ठीक है ना, ये ऑर्डर पास कर सकती है, वो कोई भी ऑर्डर दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है ना, किसी भी मैटर पे। दूसरा चीज, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। हमने जब ये शेड्यूल्स पढ़ी थी ना, शेड्यूल्स में हमने 7 शेड्यूल पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि 3 तरीके की लिस्ट की बात होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। पढ़ा था उसमें, हमने समझा था कि यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है, तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के भी किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी कानून बना सकती है। कब? लेकिन केवल इमरजेंसी के टाइम पे। जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी, केवल उस कंडीशन में जो हमारी पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकती है। क्लियर है इतनी बात? जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन है उन पर भी कानून बना सकती है हमारी पार्लियामेंट, लेकिन कब? केवल नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। क्लियर है?
आगे आ रही है तीसरे पॉइंट पे। इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स आल्सो। अब अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाना है तो क्या करेगी, जैसे वो नॉर्मल यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाती है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आ जाता है, ऐसे ही यहाँ होता है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और पार्लियामेंट को क्या कहते हैं कोई लॉ या गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है स्टेट सब्जेक्ट के मैटर पर जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो प्रेसिडेंट उसके लिए भी ऑर्डिनेंस ला सकता है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाकर स्टेट सब्जेक्ट पर भी कोई भी लॉ बना सकता है। क्लियर। चौथा पॉइंट, लॉज मेड ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स बाय द पार्लियामेंट बिकम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर द इमरजेंसी इज लिफ्टेड। ऐसे कानून जो स्टेट सब्जेक्ट्स पर बनाए गए हैं यानी पार्लियामेंट के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस लाकर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे जो कानून बनाए गए हैं वो इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद खत्म हो जाते हैं, फंक्शन में नहीं रहते। ठीक है ना, ऑपरेशनल नहीं रहते। इमरजेंसी लगी हुई है, चल रहे हैं, इमरजेंसी हटी, इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद तक और चलेंगे। जैसे इमरजेंसी हटने के 6 महीने पूरे हो जाते हैं उसके बाद वो जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट सब्जेक्ट्स पर बनाए गए थे, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस के थ्रू स्टेट सब्जेक्ट्स पर बनाए गए थे, वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, इनऑपरेशनल हो जाते हैं, इनऑपरेटिव हो जाते हैं, यानी ऑपरेशनल नहीं रहते, लागू नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, केवल इमरजेंसी के टाइम में बनते हैं तो इमरजेंसी तक रहते हैं और वो भी इमरजेंसी हटने के भी 6 महीने बाद तक बस। उसके बाद अपने आप इमरजेंसी के 6 महीने पूरे होते ही खत्म होने के 6 महीने खत्म होने के बाद 6 महीने पूरे होती है अपने आप इनऑपरेटिव हो जाते हैं। क्लियर है, जो पुराने कानून होते हैं वही चलते रहते हैं। तो ये हमने 4 इफेक्ट्स पढ़ लिए, अभी आगे और भी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे हो, उसमें अभी तक पॉइंट पढ़ लिया। अब आगे देखिए, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। यानी प्रेसिडेंट जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यूज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में कि इतनी चीजों का इतना रेवेन्यू स्टेट के पास रहेगा, स्टेट्स के पास रहेगा, और इतनी चीजों का इतना रेवेन्यू सेंटर के पास रहेगा, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी मॉडिफाई कर सकता है प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। यानी जब नेशनल इमरजेंसी रहेगी तो प्रेसिडेंट उसमें चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। क्लियर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया रेवेन्यूज का उन्हें मॉडिफाई यानी अपने हिसाब से उसमें कोई भी चेंज कर सकता है एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। दूसरा, लोकसभा का जो टर्म है, हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब तुम्हारा सवाल होगा यार दूसरे हाउस की क्यों नहीं बात हुई, केवल लोकसभा की क्यों हुई है? क्योंकि जो राज्यसभा हाउस होता है वो परमानेंट हाउस होता है। ठीक है ना, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि उसके जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल, उनका टाइम पीरियड होता है 6 ईयर्स का। क्या होता है? 6 ईयर्स का। यानी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा जो हाउस है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, ना ही उसका कभी टाइम पीरियड कार्यकाल खत्म होता है। लेकिन लोकसभा जो हाउस है ये नॉन परमानेंट हाउस है, टेम्परेरी हाउस हम इसे बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टाइम से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है और डिसॉल्व होता है। ठीक है ना, वैसे तो ये इसका जो होता है कार्यकाल वो 5 साल का होता है। कितना होता है? 5 साल। इसके जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद ये डिसॉल्व हो जाती है और फिर दूसरी लोकसभा के लिए, नई लोकसभा के लिए फिर से इलेक्शन होते हैं। ठीक है ना, मतलब इसके सभी मेंबर्स का इलेक्शन एक साथ होता है। ठीक है, और ये एक ही टाइम एक साथ डिसॉल्व होती है। तो ये टेम्परेरी हाउस है, डिसॉल्व होती है, इसीलिए इसका जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड करने की बात कहता है। मतलब नेशनल इमरजेंसी में एक बात होती है कि क्या होती है कि लोकसभा का जो टर्म है उसको हम 1 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। कितने साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं? 1 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। और ऐसे 1 साल तक के बढ़ा करके हम उसे कितने भी टाइम तक बढ़ा सकते हैं। यानी जब तक नेशनल इमरजेंसी चल रही है तब तक के लिए बढ़ा सकते हो। 1 साल बढ़ा लिया हमने, फिर 1 साल बाद फिर से वो पार्लियामेंट से प्रपोजल रेजोल्यूशन आएगा, वो पास हो गया, फिर 1 साल के लिए बढ़ा लिया। यानी एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं और ऐसे करके आप कितने भी साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। जी, चुनाव जब तक इमरजेंसी रहेगी, सरकार चाह रही है कि इमरजेंसी की सिचुएशन है तो नहीं होंगे इलेक्शन। ठीक है ना, बहुत लंबे समय तक नहीं खिंच ही नहीं सकता है, इमरजेंसी हटानी तो पड़ेगी आपको कभी ना कभी। ठीक है ना, तो लोकसभा का जो वो है कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, एक बार में 1 साल तक के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, एक बार में 1 साल तक के लिए। तुम कहोगे कितने बार तक, मतलब टोटल कितने साल तक?
तो इंडेफिनिट कितने भी टाइम पीरियड तक इसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार में 1 साल तक के बढ़ा दिया, 1 साल कंप्लीट हो गई, फिर से रेजोल्यूशन पास कर दो, फिर 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। इस तरीके से हर साल रेजोल्यूशन पास कर करके उसे 1-1 साल के लिए कितने भी टाइम तक के लिए आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हटेगी, इमरजेंसी हटने के 6 महीने के बाद ही ये जो आपने लोकसभा का टर्म एक्सटेंड किया है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी एंड हो जाएगा। क्लियर है? जैसे इमरजेंसी चल रही है, आज अगर हमने क्या कहते हैं लोकसभा का जो कार्यकाल था उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है, 1 साल हो गई कंप्लीट। अब फिर से 1 मई 2024 आ गई, क्या आ गई? 1 मई 2024। अब 1 मई 2024 से आप 6 महीने लगा लीजिए, ठीक है ना, क्या लगा लीजिए? 6 महीने। 6 महीने तक उसकी लाइफ और चलेगी, उसके बाद वो अपने आप डिजोल्व हो जाएगी। यानी इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद जो लोकसभा थी वो अपने आप डिजोल्व मान ली जाएगी। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका जो टर्म है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। कौन कर सकती है? पार्लियामेंट खुद। पार्लियामेंट जो है वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उनका टर्म भी एक्सटेंड कर सकती है। कितना? 1 साल तक के लिए, एक बार में 1 साल तक, और ऐसे करके कितने भी इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है। यानी हर साल रेजोल्यूशन लाके 1-1 साल के लिए उसे बढ़ाते जा सकते हैं इंडेफिनिट पीरियड तक। ठीक है, कौन कर सकती है? पार्लियामेंट कर सकती है। और सेम चीज है, जैसी इमरजेंसी हटेगी, इमरजेंसी हटने के 6 महीने के अंदर, 6 महीने बाद ही वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व मान ली जाएगी, ठीक है ना। यानी उसका जो कार्यकाल, उसकी जो लाइफ रहेगी वो इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद तक और रहेगी, बस। उसके बाद 6 महीने पूरे होते ही अपने आप डिसॉल्व। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सभी को? तो ये तो था नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तुमने समझ लिए। ये समझ लिया कि पार्लियामेंट की खुद की जो लोकसभा हाउस है उसका, उसके जो टर्म है उसको हम 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और ऐसे एक बार में 1 साल तक के लिए एक्सटेंड करके, ऐसे करके कई इंडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसी जो पार्लियामेंट है वो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो टर्म है उसको भी 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकती है एक बार में, और ऐसे कर करके इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए एक्सटेंड करा जा सकता है। नहीं, हर साल रेजोल्यूशन पास करके 1-1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? एक बात हुई थी कि रेवेन्यूज का जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसे प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है। पिछले हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े जो नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट पड़ते हैं, जो क्या पढ़ा था बताइए? 4 पॉइंट बताए ना अभी आपको मैंने। पढ़ भी नहीं पा रहे हो? ना बताए। एक्सटेंशन नहीं, एंटाइडल, यानी कि सेंटर जो है वो स्टेट को किसी भी मैटर पर, किसी भी मुद्दे पर कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। क्लियर है? जो सेंटर है वो किसी भी मैटर पर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, और जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट के किसी भी, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। लेकिन ऐसे बनाए हुए कानून इमरजेंसी हटने के बाद 6 महीने के बाद, इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद अपने आप निष्क्रिय, इनऑपरेटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनऑपरेटिव हो जाते हैं। क्लियर है? और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट स्टेट सब्जेक्ट्स के मैटर पर ऑर्डिनेंस लाकर भी कानून बना सकता है। क्लियर? ये बातें हमने करी थी अभी तक जी, नहीं है? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं नेशनल इमरजेंसी के, नोट कर लीजिए। अभी अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उसके हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का, इसकी बात 2 आर्टिकल में की गई है, एक आर्टिकल 358 में और एक आर्टिकल 359 में। पहले तो आपको पता ही इमरजेंसी प्रोविजंस की बात आर्टिकल 352 टू 3 आर्टिकल 360 में की गई है। ठीक है ना, 352 नेशनल इमरजेंसी का, 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल का, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी का। अब इनके बीच में आर्टिकल आते हैं, ये जैसे ये आता है आर्टिकल 358 और एक आता है आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 जो है वो दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं इस नेशनल इमरजेंसी के, उनकी बात करते हैं। तो क्या बात करता है देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो हमें आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग 6 फंडामेंटल राइट मिलते हैं। कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू असेंबल और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ये जो 6 तरीके की हमें फ्रीडम मिलती है आर्टिकल 19 के अंडर में, वो 6 तरीके की फ्रीडम, यानी कि 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हमारे
जो हमें आर्टिकल 19 देता है वो सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। सस्पेंड होने का मतलब कि वो हमें उस समय नहीं मिल रहे होते। नेशनल इमरजेंसी के समय पे हमारे पास आर्टिकल 19 के अंडर में मिलने वाले जो 6 टाइप्स की फ्रीडम होती है, या आर्टिकल 19 के अंडर मिलने वाले जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो हमें नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर नहीं मिल रहे होते। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है ना। पर जैसे ही इमरजेंसी हटती है, इमरजेंसी हटने के तुरंत साथ ही वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं। रिवाइव यानी कि फिर से हमें मिलने लग जाते हैं। जब तक इमरजेंसी रहती है तब तक नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, तो 6 महीने वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, इमरजेंसी खत्म होने के साथ ही हमें फिर से ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाते हैं, मिलने लग जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ये बात करते हैं। तो तीसरी बात, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1978 में, उसमें उसने एक और बात जोड़ी। पहले होता था कि नेशनल इमरजेंसी किसी भी बेसिस पे लगे, चाहे वॉर के बेसिस पे लगे, चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगे, चाहे आर्म्ड रिबेलियन या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे लगे, किसी भी बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगे, जो आर्टिकल 19 के अंडर में हमें 6 फंडामेंटल राइट मिलते हैं, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते थे। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद क्या चेंज कर दिया गया कि अब आर्टिकल 19 के अंडर में मिलने वाले जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो केवल कौन सी नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड होंगे, जब नेशनल इमरजेंसी या तो वॉर के बेसिस पर लगाई गई हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर लगाई गई हो। क्लियर है? जैसे या तो वॉर हुआ हो, उस कंडीशन में लगी हो नेशनल इमरजेंसी, या एक्सटर्नल एग्रेशन रहा हो, उस कंडीशन में लगी हो नेशनल इमरजेंसी। अगर इन दो कंडीशन में लगी है, तभी हमारे आर्टिकल 19 के अंडर में मिलने वाले हमारे 6 फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर लगी है, तो आर्टिकल 19 के अंडर हमें जो फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, हमें मिलते रहेंगे। क्लियर है? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर लगी है तो नहीं मिलेंगे, सस्पेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर मिली है तो हमें मिलते रहेंगे, तो सस्पेंड नहीं होंगे। क्लियर है? वही बात यहाँ हमने लिखी हुई है। Article 19 can only be suspended when the national emergency is laid on the grounds of war or external aggression and not in the case of armed rebellion. आर्म्ड रिबेलियन के केस में ऐसा नहीं होगा। आर्म्ड रिबेलियन के केस में हमारे जो आर्टिकल 19 है वो बना रहेगा, सस्पेंड नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। आर्टिकल 359 क्या बात करता है वो देखते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 359 की। किसकी? आर्टिकल 359 की। आर्टिकल 359 क्या बात करता है? आर्टिकल 359 कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट को यह अथॉरिटी मिल जाती है कि वो हमारे किन्हीं भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, यानी जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर सकता है। अब एक्चुअल में सस्पेंड नहीं कर सकता, इस चीज को थोड़ा डीप समझो। वो क्या कहता है कि आर्टिकल 359 ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो हम किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने की कंडीशन में उसके एनफोर्समेंट के लिए, उनको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आपने पढ़ा था 6th फंडामेंटल राइट होता है, जो बचे हुए फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर उनको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की बात कहता है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोल देते हैं? राइट टू मूव एनी कोर्ट, यानी कि किसी भी कोर्ट में जाने का हमारा राइट, हमारे फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। तो जब भी हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ध्यान से सुनना, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जब भी हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, तो उसको लागू कराने के लिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम उसको लागू कराने के लिए किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी फंडामेंटल राइट्स तो रहेंगे आपके पास, फंडामेंटल राइट्स तो रहेंगे, लेकिन अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उस वायलेशन होने की कंडीशन में उसके एनफोर्समेंट के लिए, उसको लागू कराने के लिए आप किसी भी कोर्ट जो जा सकते हैं, जो आपका राइट है उसको वो सस्पेंड कर सकता है, ठीक है ना। किसी भी कोर्ट को जाने का राइट जो है उसको वो सस्पेंड कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, समझ में आ गई? यानी फंडामेंटल राइट्स तो बने रहते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने वाला जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और वो क्या कहलाता है? राइट टू मूव एनी कोर्ट। जो हमारा 6th है उससे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की फॉर्म में पढ़ते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की बात कहता है, वही फंडामेंटल राइट जो है हमारा वो
सस्पेंड कर देता है प्रेसिडेंट, कर सकता है, उसको अथॉरिटी है, ऑटोमेटिकली नहीं होता। प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर उसे जरूरत पड़ती है तो वो जरूरत पड़ने पर किसी भी कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए किसी भी कोर्ट जाने का जो हमारा राइट होता है उसको सस्पेंड कर सकता है। ये उसके पास अथॉरिटी होती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। क्लियर है? ये बात कौन करता है? आर्टिकल 359। अब इसमें एक चेंज किया गया, वही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा एक चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया कि ये बात रहने दी गई जो ये बोल रहा है, बस इसमें ये जोड़ दिया कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि अगर आपके आर्टिकल 20 का या आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 20 और 21 के वायलेशन होने पर आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं उनको लागू कराने के लिए। इसको वो सस्पेंड नहीं कर सकता, यानी कि वो हमारा ये राइट तो सस्पेंड कर सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने की कंडीशन में हम कोर्ट नहीं जा सकते, उनका एनफोर्समेंट जो लागू कराने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं उसको वो सस्पेंड कर देता है, वो राइट ही खत्म कर देता है। लेकिन अगर आर्टिकल 20 और 21 इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही वायलेशन होता है तो उसको एनफोर्स कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए हम किसी भी कोर्ट जा सकते हैं, और इस चीज को जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड नहीं कर सकता नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी। यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, प्रेसिडेंट चाहता है कि वो हमारा जो राइट टू मूव एनी कोर्ट है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने की कंडीशन में किसी भी कोर्ट जाने का जो हमारा राइट है उसको सस्पेंड कर सकता है, लेकिन सभी फंडामेंटल राइट्स के लिए इन दो आर्टिकल को छोड़कर। इन दो आर्टिकल का वायलेशन होने की कंडीशन पे तो आप जा सकते हैं और एनफोर्स करा सकते हैं, उनको लागू करा सकते हैं। इस कंडीशन में कोर्ट जाने से वो नहीं रोक सकता, ठीक है ना। 20 और 21 का जो फंडामेंटल राइट है अगर उनका वायलेशन होता है तो आप जा सकते हैं, उस पर प्रेसिडेंट की अथॉरिटी नहीं है, वो नहीं रोक सकता आपको, ठीक है ना। उनको सस्पेंड नहीं कर सकता कि 20 और 21 का जो एनफोर्समेंट है वायलेशन होता है तो उनका एनफोर्समेंट कराने के लिए जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट है वो ये अथॉरिटी नहीं रख सकता कि उन्हें सस्पेंड कर दे, हमें रोक ले, ठीक है ना, उनको एनफोर्स कराने से, उनको लागू कराने से। तो ये एक्सेप्शन होते हैं इनको छोड़कर। कब किया गया? ये पैरा पूरा था, सबको लेता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इन दो के लिए एक्सेप्शन कर दिया गया कि इन दो के लिए तो इनको तो करा ही सकते हैं। क्यों? ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो पता ही है आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ की, जीवन जीने की, जीवन, वो तो अलग बात है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन जीने का अधिकार, जो जी जब तक इमरजेंसी है तब तक। वो भी ये नहीं कि होते हैं, प्रेसिडेंट को अगर जरूरत लगती है तो वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर सकता है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है कि 20 और 21 का एनफोर्समेंट नहीं रोक सकता वो। अगर 20 और 21 का वायलेशन हुआ तो उसको आप लागू करा सकते हैं, किसी भी कोर्ट जा सकते हैं, इस चीज को वो सस्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये प्रोविजन जो था, एक्सेप्शन जो था आर्टिकल 20 और 21 का, ये बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा छोड़ा गया। पहले तो वो सबके लिए था कि कोई सी का भी वायलेशन हो आप लागू करा ही नहीं सकते, अगर प्रेसिडेंट ने ये कर दिए तो सस्पेंड। लेकिन अब अगर कर भी देता है तो इन दो अगर का वायलेशन होगा तो हम लागू करा सकते हैं। क्लियर है? जाके कोर्ट में। तो ये था इनका इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या पड़ता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम लगी है और कब कब लगी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब हम देखेंगे डिक्लेरेशंस ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी की डिक्लेरेशन कब कब हुई है। अब तक भारत देश के अंदर इमरजेंसी की डिक्लेरेशन 3 बार हुई है, 1962, 71 एंड 75। सबसे पहले हुई 1962 में। कब? अक्टूबर 1962 में। क्यों हुई थी? चाइनीज एग्रेशन की वजह से चाइना ने अटैक कर दिया था नेफा रीजन पर। नेफा रीजन समझते हैं? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ ईस्टर्न और अरुणाचल प्रदेश का भी नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा, ठीक है ना। उस नेफा रीजन में चाइना ने अटैक कर दिया था। कब? अक्टूबर 1962 में। तब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी और वो कब तक रही थी? जनवरी 1968 तक। कब तक रही थी? जनवरी 1968 तक। फिर दूसरी बार जो नेशनल इमरजेंसी लगी वो लगी दिसंबर 1971 में। दिसंबर 1971 में क्यों लगी? पाकिस्तान के अटैक करने की वजह से, मतलब पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हो गया था बंगाल, ईस्टर्न बंगाल को लेकर। उस बाद में इंडिया ने उस ईस्टर्न बंगाल को पाकिस्तान से आजाद करा दिया और वो एक नया देश कहलाया बांग्लादेश। क्लियर है ना। उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। उसको हटाया नहीं गया था, उसी के लगने के साथ साथ, यानी वो ऑपरेशनल थी। और बीच में जून 1975 में थर्ड टाइम में दोबारा इमरजेंसी लगा दी गई।
यानी ये इमरजेंसी भी हटी नहीं थी, ऑपरेशनल थी। साथ ही साथ जून 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। क्लियर है? हाँ, पाकिस्तान था वो पूरा, बस वो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था, वो वेस्टर्न पाकिस्तान। बाद में इंडिया ने उसे आजाद करा दिया, क्या कहते हैं, क्योंकि वहां पर वो बंगाली लोगों पर, क्योंकि वो लोग बंगाली लैंग्वेज बोला करते थे जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे। तो जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही अलग सेकंड कैटेगरी का इंसान समझते थे, और उनको लैंग्वेज, अपनी जो उर्दू लैंग्वेज थी वो उन पर जबरदस्ती थोपा करते थे कि तुम उर्दू लैंग्वेज को बोलो, उर्दू को फॉलो करो। जबकि उनका कल्चर ट्रेडिशन जो था वो बिल्कुल अलग था वेस्टर्न पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनका कल्चर बिल्कुल बंगाल रीजन में रहने की वजह से बंगाली जो कल्चर था बिल्कुल वैसा ही कल्चर था उनका, और लैंग्वेज भी बंगाली थी उनकी। इस वजह से उनके साथ अत्याचार होता था। तो फिर इसी वजह से वहां पर फिर विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट हुआ, उसमें इंडिया की सेना ने उनकी हेल्प करी, आर्मी ने, और फिर इंडिया ने उसको आजाद करा दिया, और वो दुनिया में एक अलग देश कहलाया, बांग्लादेश। क्लियर है? तो वो तो तब ये सेकंड टाइम की बात है। थर्ड टाइम जून 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे लगाई इंदिरा गांधी ने, अपने आप को पॉलिटिकली सेव करने के लिए। ठीक है ना? अब ये जो दूसरी और तीसरी दोनों जो इमरजेंसी थी वो दोनों एक साथ हटाई गई। कब? मार्च 1977 में। मार्च 1977 में सेकंड इमरजेंसी और थर्ड इमरजेंसी दोनों ही इमरजेंसियों को वापस ले लिया गया। क्लियर है? मार्च 1977 में। तो ये पूरा टॉपिक था तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी, जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन टॉपिक शुरू हुआ था, उसमें नेशनल इमरजेंसी जो है वो हमारा पूरा हो गया है। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है, स्टेट इमरजेंसी। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में तो बस पढ़ ही रखा है, बस यही जानना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए।